आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके का हमारे एस्टेट एग्जाम में 10 नंबर का कंटेंट आता है, यानी कि 10 नंबर आपके यहाँ पर वेटेज रहता है कॉमन सेक्शन में। तो वहाँ पर जो कंटेंट आज मैं करवाने वाली हूँ उस 10 नंबर के लिए ये मुझे लगता है इनफ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सब चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ें। आपको पता ही है हरियाणा जीके बहुत वास्ट है, जितना डीप में आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट हमें चाहिए लास्ट टाइम पर शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो हमारे टू द पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा कंटेंट तैयार किया है। एंड यस, हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर हरियाणा जीके पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये कुछ स्क्रीन पर आपको क्लासेस दिख रही होंगी। ठीक है, अगर आपने आज से पहले ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप एक बार विजिट करना, ये क्लासेस ज़रूर देखना। एस्टेट के लिए लास्ट मोमेंट पर ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पर दिया गया है आपको। ठीक है, और टेलीग्राम पर आपको इन सभी की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो यस, स्टार्ट करें अभी आज की क्लास विदाउट एनी डिले। एंड यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज अविनाश कुमारी एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेट्स राइज। जो लोग नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एस्टेट से या और जो टेट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स और कंटेंट आपको मिलता रहे और मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, अगर क्लासेस पसंद आती हैं मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड यस, अपने जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, और अच्छी क्लासेस लगती हैं तो कमेंट करके बताते रहिए। ओके, सांस चढ़ गया बोलते बोलते। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। यस, हरियाणा का इतिहास से हम शुरू करते हैं। एक बार आप पीडीएफ देख लो, ये मैंने ऐसी कुछ बनाई है। ठीक है, क्वेश्चंस भी डाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैप वगैरह डाला है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ऐसी कुछ पीडीएफ बनाई है, पढ़ने में मज़ा आएगा पीडीएफ को। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। हरियाणा का इतिहास, प्रथम युद्ध और 1857 की क्रांति और हरियाणा का गठन, ये वाली चीज़ें अभी हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर युद्ध की बात आती है तो पानीपत के युद्ध का जिक्र जरूर किया जाता है। पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी, प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहला देख लेते हैं, हमारा प्रथम युद्ध। ओके, सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध है वो हमारा हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य की इसमें स्थापना हुई थी। यहाँ पर 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय यानी दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मुगल सत्ता का पुनर्स्थापन हुआ था। पुनर्स्थापन यानी कि बीच में कहीं ना कहीं इनके जो मुगल साम्राज्य था इसको हिला दिया किसी ने। ठीक है, मतलब उसको हटा दिया गया और कोई और यहाँ पर आ गया, फिर इन्होंने अपना दोबारा से अपना जो ये सत्ता है वापस लेकर के आई। ठीक है, फिर 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा शक्ति का पतन हो गया। पतन यानी कि वो हार गए थे। ठीक है, ओके, तो अच्छा, एक ये चीज़ और है, इब्राहिम लोदी का मकबरा और काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है। बाबर ने जीत की खुशी में बनवाया था। अब क्या हुआ कि ये जो पिक्चर है ना ये नीचे लग गई, वहाँ लगनी चाहिए थी ऊपर। ये है, देखो, जो प्रथम युद्ध हुआ था तब, उसके बाद ये मकबरा बना था इब्राहिम लोदी का, जो कि पानीपत में है। ठीक है, तो पहला युद्ध है उसको देख लेते हैं। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। पहली बार तोप खाने और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये तुलगमा या तुलुगमा पद्धति क्या होती है, इसमें ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि मेरी सेना है और मुझे अगले पर आक्रमण करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उस पर आक्रमण करना है, तो मैं अपनी जो सेना है उसके 3-4 टुकड़े करके कि एक छोटी छोटी टुकड़ियां बना के और सामने वाले की सेना को चारों तरफ से घेर लूँ और फिर एक साथ तीरों की बौछार उन पर करी जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि अगले की जो सेना होती थी वो हड़बड़ा जाती थी, भगदड़ मच जाती थी, समझ नहीं आता था कहाँ किस साइड लड़ाई करनी है, और इस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे और वो लोग हार जाते थे। ठीक है, और साथ के साथ ये तोप खाने, इन्होंने तोप का भी यूज़ किया। ठीक है, तो इन्होंने टेक्निकली लड़ाई लड़ी एक तरह से, है ना। इन्होंने ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक क्षमता के बल पर, इन्होंने दिमाग लगा के और ये लड़ाइयाँ लड़ते गए। ठीक है, ओके, ये होती है तुलगमा युद्ध पद्धति। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। ठीक है, तो एकमात्र, इकलौती जो होती है, या फिर पहला है, आखिरी है, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब प्रथम युद्ध जब खत्म हुआ तब जो बाबर थे वो मुगल, उन्होंने साम्राज्य अपना स्थापित किया था। ठीक है, द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 में हुआ था अकबर और राजा हेमचंद्र के बीच। अकबर इसमें जीत गया था, क्योंकि जो हेमू थे वो हमारे हिंदू शासक थे। लास्ट हिंदू जो शासक थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, वो हमारे हेमू थे, और हेमू को हराकर ये अकबर जो है जीत गया था और दोबारा से इन्होंने अपने राज्य का यहाँ पर स्थापना की। ठीक है,
तृतीय युद्ध जो हुआ 1761 में हुआ था, ये अफगानों के बीच और मराठों के बीच हुआ था। अफगानों से किसने लड़ाई लड़ी थी? ये अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने लड़ी थी। और मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, इसमें मराठा जो है वो हार गए थे। ये मकबरा मैंने दिखाया, पानीपत में है हमारे, किसका है? प्रथम युद्ध में जो हारे थे, इब्राहिम लोदी का ये मकबरा है। ठीक है, जो राजा हेमू थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे, मैंने आपको बताया। और वैसे ये इससे पहले ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। ठीक है, ये एक नमक व्यापारी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में राजा हेमू की यहाँ पर फोटो है। इन्होंने 22 युद्ध लड़े हैं अपने जीवन काल में। तो ये जो इनकी किताब है इसमें सारा इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ओके। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, उसके जो स्थान से जुड़ी बात है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पानीपत को काला आम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि मराठों के खून से एक आम का पेड़ काला पड़ गया था, इसलिए इसका नाम काला आम रख दिया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें तो ये हमारे हरियाणा में अंबाला कैंट से शुरू हुई थी। मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति क्या था? इसका मोटिव ये था कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह से एक साथ हम आक्रमण करेंगे। ठीक है, ताकि जो विदेशी हैं वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाए। तो उसके कंटेक्स्ट में ये चीज़ लिखी गई है कि मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, ओके। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसने हरियाणा में क्रांति का भाग्य तय किया। हरियाणा की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। लेकिन एक श्याम नामक आदमी था जिसने कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और सैनिकों को, जो अंग्रेज थे, उनको बता दिया। तो यहाँ पर श्याम नामक व्यक्ति याद रखना आप, जिसने ये गद्दारी की थी। अब यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी केंद्र है जो 1857 की क्रांति हुई थी। मैंने कहा ना पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह से एक साथ नेतृत्व किया गया था कि वे सब एक साथ हमला करेंगे इन पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी जगह से, कौन से केंद्र से किसने नेतृत्व किया था। तो अभी हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हम हरियाणा का ही देखेंगे। तो रेवाड़ी का देखते हैं। रेवाड़ी से यहाँ राव तुलाराम जो हैं उन्होंने नेतृत्व किया था, और राव गोपाल देव ने। बल्लभगढ़ से जो है राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान, और फर्रुख नगर से यहाँ पर हमारे अहमद अली गुलाम खान। रोहतक के खरखोदा से, ठीक है, रिसालदार बिसारत अली और साबर खान। और हांसी से लाला हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखेंगे। इसमें चुनिंदा ही जगहों का नाम लिखा है, बट जो लिखे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने उनके जन्मदिन पर ही चांदनी चौक पर फांसी दे दी थी। और जो राव तुलाराम थे, जब युद्ध हुआ तो वो वहाँ अफगानिस्तान भाग गए थे। ठीक है, और फिर उनकी जब मृत्यु हुई तो 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो हर 23 सितंबर को हर साल यहाँ पर शहीदी दिवस मनाया जाता है, सरकारी छुट्टी होती है। ओके, टॉपिक नंबर 3 है यहाँ पर हरियाणा का गठन, फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखो, हमने इतिहास से शुरू किया। पहले तो भाई जो अलग अलग मराठाओं ने और अफगानों ने, मुगलों ने, इनने लड़ाई करी। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, उनसे लड़े, है ना, जैसे तैसे करके पीछा छुड़वाया उनसे। उन सब लड़ाइयों से पीछा छूटा तो अब आंतरिक लड़ाइयाँ शुरू हो गई, यानी कि अब देश तो उन्होंने देश से तो भगा दिया, अब देश वालों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। किस चीज़ को लेके, किन किन चीज़ों को लेके, वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने अपने पत्र अजीत में पहली बार सिख राज्य यानी पंजाबी सूबा की मांग की थी 1948 में। पंजाबी सूबा यानी कि वो चाहते थे कि पंजाब जो है वो एक अलग राज्य बने, यानी कि उसको एक अलग राज्य का दर्जा मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। तो इस चीज़ को आधार रख के वो चाहते थे कि पंजाब जो है वो एक अलग सूबा बने। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। ये सच्चर फार्मूला क्या है, इसके बारे में समझो। तो यहाँ पर जो सच्चर फार्मूला है, इसमें जो सच्चर है यानी कि भीमसेन सच्चर थे, जो कि पंजाब के सीएम थे उस वक्त। तो उनका कहना था कि जो भाषाएं हैं, जो पंजाब में जो लिपि है वो कौन सी है? गुरमुखी है। ठीक है, अब जो हमारा हरियाणा जो कि अलग हो गया, अब पंजाब पहले इकट्ठा था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये वाला रीजन पूरा एक था। लेकिन वहाँ पर भाषाओं को लेकर के बहुत वाद विवाद हो रहा था, क्योंकि पंजाबी बोलने वाले लोग भी थे और हिंदी बोलने वाले लोग भी थे। तो यहाँ पर पंजाबी और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई, और अलग अलग भाषा के तौर पर इन चीज़ों की मांग करने लग गए। तो सच्चर फार्मूला में क्या कहा कि जो
पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, जो स्कूलों में बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जाएगी, तो छठी क्लास से उनके लिए हिंदी अनिवार्य कर दिया। यानी कि जो पंजाबी लैंग्वेज की लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी में भी पढ़ेंगे, और हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा पंजाबी तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में हिंदी पढ़ेंगे 6th क्लास से। और फिर जो हिंदी बोलने वाले हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि आप 6th क्लास से फिर क्या पढ़ेंगे, पंजाबी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने अपोजिशन दिया कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, हम पे ये चीज़ क्यों थोपी जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके वाद विवाद हुआ था और सच्चर फॉर्मूला आया था, बट ये कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है, फिर 1953 में आया फजल अली आयोग। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का जिक्र हुआ था। ठीक है, ये क्या चीज़ है? फजल अली आयोग जो थी, इसमें 3 मेंबर्स थे। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ही भाषाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी और आपस में वाद विवाद हो रहे थे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला देश बना था, सबसे पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई उसके आधार पे। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी लगने लगा कि हमारे भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य होने चाहिए। तो यहाँ पर फजल अली आयोग बना था और ये 3 लोग थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर पूरे देश का जायजा लिया था और इन्होंने ये पता लगाया कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर कौन सी संस्कृति होती है और उसके आधार पर हम कितने राज्य यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 3 लोग थे वो थे, एक तो फजल खुद थे, दूसरे थे कुंजरू, ठीक है, दूसरे मेंबर थे कुंजरू, और तीसरे थे पणिक्कर। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, इन तीनों की ये कमेटी थी और इनको ये काम सौंपा गया था कि आप पूरे इंडिया में जाओ और पता करो। तो इन्होंने पूरा भ्रमण करने के बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर 16 राज्य बनने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये सिफारिश दी कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट इनकी सिफारिश को भी बाद में खारिज कर दिया गया। ठीक है, फिर 1965 में पंजाब पुनर्गठन के लिए हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ। फिर 1965 में पंजाब पुनर्गठन के लिए हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ। हुक्म सिंह समिति के गठन के बाद 23 अप्रैल को 1966 को जेसी शाह आयोग, जिसको हम सीमा आयोग भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सीमाएं तय की थी कि कौन से राज्य की कितनी सीमा होगी। ठीक है, यानी कि उनका कितना बंटवारा किया जाएगा। और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बन गया था, इसीलिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा जो है वो देश का 17वां राज्य बना था और इसका यहाँ पर गठन हुआ था। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं सच्चर फार्मूला। अभी अभी मैंने कहा भीमसेन सच्चर ने 2 भागों को हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में बांटा, लेकिन असफल रहा। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बता दी है। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये हमारे भीमसेन सच्चर थे। ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके पंजाब के। शाह आयोग की बात करें तो इनके 3 सदस्य थे। मैंने आपको बताया कि जेसी शाह खुद थे, AM फिलिप और S दत्त। इसी आयोग ने हरियाणा और पंजाब की सीमाएं तय की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन की बात करें तो हरियाणा का 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत में 70वें राज्य के रूप में स्थापना हुई और जो हरियाणा है उसको पंजाब का कुल 35.18% हिस्सा मिला। ठीक है, और शुरुआती जो जिले बने थे वो हमारे 7 जिले थे, जिनमें कौन कौन आते हैं? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी? घर JKM, घर JKM। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जींद का क्या है? जींद को हम हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसके कभी आज तक टुकड़े ही नहीं हुए हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में 7 जिले बने और आज की तारीख में कितने हैं? 22 जिले हैं ऑफिशियली। 23वां जो हांसी बना है अभी डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं चढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद 22 जिले हुए हैं, तो मतलब जो 7 जिले थे उनमें से टूट के बाकी के जिले बने होंगे, है ना। लेकिन जींद ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों है। और हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह थे। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, जो कि मनोनीत थे। और पहले जो राज्यपाल थे वो धर्मवीरा थे। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं फटाफट। ओके, पहला देखो, ये सीटी में आया हुआ है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठों का नेतृत्व किसने किया था? बताओ, अभी अभी मैंने बताया था, ये सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार था भाई। ठीक है, हिसार था। और वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किसने किया था? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह, इनके नाम से मेट्रो में भी प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? मेट्रो में ऐसा कुछ आता तो है, राजा नाहर सिंह। ठीक है, ओके, सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष लागू किया गया था? सच्चर फॉर्मूला बताना है हमें। ये हमारा हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को।
ये हमारा स्टेट का ही क्वेश्चन है। अब कुछ देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के मुख्य तोपचियों के क्या नाम थे जिन्होंने युद्ध का पासा पलटा? उनके नाम थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, बाबर की सेना में ये दोनों कुशल तोपची थे जिनके कारण इब्राहिम लोदी का विशाल सेना पराजित हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाली हरियाणा की प्रमुख रियासतें कौन सी थी? जींद वाली थी, नाभा, पटियाला और छछरौली। ठीक है, इन लोगों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हरियाणा गठन के लिए गठित शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मई 1966 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को, ये महज एक महीने के भीतर ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के तैयार कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक हेमू का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? रेवाड़ी से था। वो एक पहले नमक के व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला गठन किस समय से लेकर आज तक अविभाजित रहा? अभी अभी हमने बात करी जींद था जिसके आज तक टुकड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, 1966 में ये अपने 1966 से ये अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम हरियाणा का भूगोल देख लेते हैं और इसका पर्यावरण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है, हरियाणा कहाँ पे सिचुएटेड है। ये हमारा मैप है, हम इसको मोटा मोटे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है, हमारा हरियाणा यहाँ पर है। ठीक है, एक मिनट, हमारा हरियाणा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हरियाणा है, तो इसकी जो दिशा है वो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, और ये लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक का मतलब ये है कि यानी चारों तरफ से ये भूमि से ही घिरा हुआ है, चारों तरफ जमीन है, कहीं भी वो नहीं है, समुद्र वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। कितना है? 1.34% है। पेपर में ये आ चुका और ऑप्शंस इतने क्लोज बनाए, 1.32%, 1.33%, 1.34%। तो एग्जैक्ट डाटा याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1989 में और 1991 में सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 2003 में कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2021 में दो स्थलों को, सुल्तानपुर और भिंडावास को, रामसर साइट को शामिल किया गया था। समझते हैं अब इनको डिटेल में, ये बस की पॉइंट्स थे। ठीक है, ओके, अब ये चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। चलो भाई, शुरू करते हैं हमारा हरियाणा का लोकेशन। ठीक है, तो आज की डेट में जो हमारे हरियाणा का जो मैप दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहली बात, हरियाणा के चारों तरफ, तो इधर लगता है हमारा पंजाब, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। फिर इधर यहाँ से यहाँ तक हमारा लगता है मेवात तक, सिरसा से चल के मेवात तक हमारा लगता है राजस्थान, ये हमारा 2 नंबर हो गया। फिर इधर लगता है हमारा ये उत्तर प्रदेश, क्या लगता है? उत्तर प्रदेश, ये हमारा 3 हो गया। और ऊपर ये आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, ये 4 हो गया। अब जो एक और स्टेट लगता है वो है उत्तराखंड, ये आपको हल्की सी चोंच यहाँ पे दिख रही है, बस ये इतना सा हिस्सा, अप्रोक्स 11 किलोमीटर बताया जाता है जो हिस्सा टच हो रहा है, ये यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड वाला जो हमारा हो गया 5वां स्टेट। तो 5 राज्यों से हमारा जो स्टेट है वो लगता है। 5 का राज्यों का नाम आपको पता लग गया। 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ लगता है, एक हमारी दिल्ली हो गई, एक हमारा चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, और जो दिल्ली है उसको हमने 3 तरफ से घेरा हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने दिल्ली को घेरा हुआ है? सबसे पहले सोनीपत है, फिर हमारा झज्जर है, फिर हमारा गुड़गांव है और फिर हमारा फरीदाबाद है, यानी कि 4 जिले लगते हैं हमारे दिल्ली के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, पूछा जा चुका है। और इसके अलावा जो जींद है, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर है, इसके आज तक अभी टुकड़े नहीं हुए। इसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हरियाणा के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं? यस, एक ये कि रोहतक और ये दादरी, ये 2 ऐसे जिले हैं जिनकी किसी भी दूसरे राज्य की सीमा के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगती। ठीक है, बाकी हर जिले की सीमा दूसरे राज्य के साथ लगती है। तो यहाँ पर ये हो गया मेवात हो गया, इधर हमारे पलवल हो गए, इधर फरीदाबाद, गुड़गांव, और ये हो गया हमारा यहाँ पर रेवाड़ी। ठीक है, ओके, सबका एक बार नामकरण देख लेते हैं, कहाँ पर कौन सा है। सबसे ऊपर है यहाँ पंचकुला, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास। तो यहाँ ये भी पूछा जाता है कि जो चंडीगढ़ है उससे कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो सिर्फ पंचकुला लगता है। ठीक है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश से कितने टच होते हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, 3 टच होते हैं। और जो हमने उत्तराखंड से टच होने वाले की बात करी थी वो सिर्फ यमुनानगर ही है। ओके, और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद और हमारा पलवल। ठीक है, ये सारे लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। ऑल राइट, ओके, इधर पंजाब से कौन कौन से लगते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा और हमारा पंचकुला। ठीक है,
तो ये चीज़ें हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कहाँ कौन से सीमा से कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, ठीक है। और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आगे देख लेंगे, कुछ और ध्यान आएगा तो, ठीक है। ये सारा आपको याद हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वही सब है कि हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। सबसे लंबी सीमा, यस, वो लगती है राजस्थान के साथ, लगभग 1262 किलोमीटर, जो हरियाणा के 7 जिलों को छूती है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ सिर्फ 11 किलोमीटर की लगती है, और यमुनानगर का जो जिला है वहाँ पर ये उत्तराखंड का जो जिला है देहरादून, उसकी सीमा साझा होती है यमुनानगर के साथ। और दिल्ली का घेराव तीनों तरफ से हो रखा है, कहाँ, कौन कौन सी तरफ से? उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। उत्तर की दिशा में कौन है? यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिल्ली का घेराव हो गया 3 तरफ से, पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं, ठीक है। अब आगे आती है नदियों की और झरनों की बात। अब हरियाणा के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गई हमारी उत्तरी और ये हो गई हमारी दक्षिणी, ठीक है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी जो उत्तरी जो है वो कौन कौन सी है? हमारी घग्गर है, ठीक है, वो है हमारी घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती और यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो कहीं ना कहीं यूपी और हरियाणा को अलग करने का काम करती है। ये देखो, ये पूरी जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये यमुना नदी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों राज्यों को बांटने का काम कर रही है, ठीक है। वहीं अगर हम हमारे दक्षिण हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर कृष्णावती नदी है, ठीक है, जिसका जो उद्गम स्थान है वो राजस्थान से है। नीचे हमारी दोहन नदी है और हमारी साहिबी नदी है, और यहाँ पर हमारी इंदौरी नदी है जो कि पल्लवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं अब इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यमुना नदी की बात करें तो ये एकमात्र 12 मासी, यानी कि 12 के 12 महीने बहने वाली नदी है ये, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पेरिनियल भी कहते हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण नदी हो गई। ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा के ताजेवाला, जो कि यमुनानगर में है, ताजेवाला या हथिनीकुंड जिसको हम कहते हैं, वहां से प्रवेश करती है और हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, घग्गर नदी, ये राज्य की सबसे बड़ी मौसमी नदी है। मौसमी यानी कि सीजनल, ठीक है, मौसमी यानी सीजनल, मतलब जब वर्षा ज़्यादा होगी तब ये नदी बहेगी, ठीक है। तो ये डगशाई जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से निकलकर पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। एक बार यहाँ देखो, ये देखो, मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये देखो घग्गर नदी हमारी, ये देखो घग्गर नदी यहाँ से निकल के और यहाँ से फतेहाबाद और सिरसा होके किधर जाती है? आगे पंजाब की तरफ, नहीं सॉरी, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी मारकंडा नदी। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। ये शाहबाद के पास बहती है और इसकी सहायक नदी कौन है? टांगरी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है साहिबी नदी के बारे में। ये दक्षिणी हरियाणा की मुख्य नदी है जो राजस्थान से निकलकर रेवाड़ी के कोट कासिम में हरियाणा में प्रवेश करती है। कोट कासिम नामक जगह है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है और राजस्थान से इसका निकास है। प्रमुख झीलों की बात करें तो दमदमा झील जो कि गुड़गांव में है, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक यानी नेचुरल। झील 2 तरह की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और एक दूसरा इंसान बनाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक झील है जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। बड़खल झील की बात करें जो कि फरीदाबाद में है, इसका निर्माण 1947 में हुआ था। किस पर्पज के लिए? सिंचाई के लिए किया गया था, ताकि सॉयल इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा था उसको हम रोक सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? मैन मेड है, नेचुरल नहीं थी, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये दमदमा झील है और ये बड़खल झील है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसे राजा कुरु द्वारा खुदवाया गया और इसका जो विवरण है वो मिलता है किताब उल हिंद में जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, कुरुक्षेत्र में हमारा ब्रह्म सरोवर है। नेक्स्ट है हमारा भिंडावास झील जो कि झज्जर में है और ये अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, आर्द्र भूमि, वेटलैंड के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा भिंडावास झील है और ये इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका भी दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ पर आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन ये आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है। तो इनको जब अपने अनुकूल यहाँ पर मौसम लगता है उस टाइम पर ये यहाँ पर आते हैं। ये झज्जर में है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य।
तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स और अभयारण्य यानी कि सेंचुरीज। तो हरियाणा में 2 हैं हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्य जीव अभयारण्य है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 2 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुड़गांव में है। इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। यह प्रवासी पक्षियों जैसे साइबेरियन क्रेन, यस साइबेरियन क्रेन जो पक्षी हैं उनका नाम है ये, उनके लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भौंकने वाले यानी बार्किंग डियर्स मिलते हैं, लाल जंगली मुर्गे जिनको रेड जंगल फॉल बोलते हैं, और साल वृक्ष होते हैं, पेड़ों का नाम है साल, वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितना क्यूट सा है ये डियर, ये भौंकने वाले डियर हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। सबसे पहले अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, टोटल कितनी थी बताई थी? 8 है। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा में है, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पर काला तितर मिलता है। ठीक है, जिसको ब्लैक फैक्लोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, काला तितर जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक फैक्लोन बोलते हैं। तो ऐसा पूछा हुआ है, इंग्लिश में ही इसके नाम दिए गए थे और हमें बताना था। ठीक है, ओके, काला तितर। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कुरुक्षेत्र में है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पंचकुला के पास शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचकुला में कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? तो हमें शिवालिक पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंचकुला जिले में स्थित है और यहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यमुनानगर जिले में शिवालिक की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर है कलेसर? कलेसर हमारा है यमुनानगर। अभी अभी हमने एक जगह और इसका जिक्र किया था, वहाँ पर कलेसर नाम आया था। ठीक है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है हमारा रेवाड़ी में। ठीक है, आकार के हिसाब से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खरपरवास ऊपर क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा आया था, आप उसी को मानेंगे। ये वाला आप ना भी करें तो चलेगा, ये इसको आप ना भी करें तो चलेगा। आप बस ये याद रखो ये कहाँ पर है, ये रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, खरपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारा झज्जर जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट आती है मोरनी हिल्स की बात जो कि पंचकुला में है। देखिए आप लोगों ने मोरनी हिल्स गए हो कभी घूमने? नहीं गए हो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर नज़ारा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पहाड़ियाँ हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी जिले यानी कि पंचकुला में स्थित हैं और शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सर्वोच्च चोटी इसकी करो है। ठीक है, करो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1514 मीटर की है और पूरे हरियाणा का सबसे उच्चतम बिंदु यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर एक टिक्कर ताल है जिसके नामक 2 प्रसिद्ध झीलें स्थित है। टिक्कर ताल नामक 2 झीलें यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो टिक्कर ताल कहाँ है ये पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? पंचकुला में है और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब देख लो भाई, हिल स्टेशन की बात है, किसी को घूमने का मन करे तो ये देख लो, कुछ ऐसा नज़ारा है ये हमारी मोरनी हिल्स का। ठीक है, जो लोग घूम के आ चुके हैं तो कॉमेंट करके मुझे बताना अपना अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिला, कौन सा जिला है जो सबसे अधिक 7 जिलों के साथ अपनी आंतरिक सीमा साझा करता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। यस, जींद जो है सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, 7 जिलों के साथ। ठीक है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नीली कहते हैं। यस, ये पूछा गया है HPSC में। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन है हरियाणा का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि घग्गर नदी है उसका निर्माण उसके बाढ़ के पानी से। एक तो जो घग्गर नदी है वो सीजनल है, तो एक टाइम के बाद जो बारिश का पानी तेज हो जाता है तब वहाँ पर जो आसपास की जगह हैं तो वहाँ पर भी, मान लो ये नदी का बहने का रास्ता है। ठीक है, जब सीजन आया तो ये यहाँ से भी बहेगी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया? बाढ़ का मैदान बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये जो बाढ़ का मैदान है इसको इन्होंने नीली कहा है और ये क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों जैसे सिरसा और फतेहाबाद में फैला हुआ है। और दूसरा जो मारकंडा नदी है जिसका प्राचीन नाम अरुणा था, उसके बाढ़ वाले मैदान को हम क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अंबाला और कुरुक्षेत्र के जिलों में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा होता है इस तरह से। ठीक है, कोटला झील, चंदेल झील, संगेल झील ये हरियाणा के मेवात नूंह जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है कलेसर नेशनल पार्क अपनी सीमा 3 राज्यों के साथ साझा करता है। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, PYQ कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? करो जो है पंचकुला में है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्र दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है? तो हमने देखा था हमारा जो था झज्जर तो था ही, गुड़गांव भी था और फरीदाबाद सोनीपत, यही थे सबसे ऊपर वाले।
ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी का नाम अरुणा था जो हरियाणा में बहती है? तो हमारी मारकंडा नदी आ जाएगी। कहाँ है मारकंडा नदी? फिर है, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? जो कि हमारा गुड़गांव में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला जो है वो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हमारे एस्टेट के और बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व हो गए। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या है हो सकते हैं इन टॉपिक से। उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की जो सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला है वो है यमुनानगर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अल बरूनी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद में हरियाणा के किस सरोवर का उल्लेख किया गया है? ब्रह्म सरोवर, जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? कौन सा था हमारा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओके। और वहां पर क्या क्या मिलता है वो भी मैंने आपको करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी है जो राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है? वो है हमारी साहिबी नदी। कौन सी है? हमारी साहिबी नदी। ओके। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के किन दो जिलों को लैंडलॉक जिला कहा जाता है? हमारे दादरी और हमारा रोहतक। ठीक है, ये दो ऐसे जिले हैं जिनको कोई भी राज्य या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है वो नहीं छूते। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक आ गया। तो अब हम देखते हैं हमारी संस्कृति, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो हरियाणा की, वो वैदिक काल से और महाभारत कालीन सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1730 ईस्वी में मेरठ के किशन लाल भट्ट, ठीक है, किसान लाल भट्ट आए थे जिन्होंने आधुनिक सांग परंपरा शुरुआत की थी। आधुनिक सांग परंपरा की शुरुआत करी थी कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ से आए थे? मेरठ से आए थे। मेरठ कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो 1987 में फरीदाबाद में पहले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया था। सबसे पहले कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और अगर वेशभूषा और आभूषण की बात करें तो हरियाणा की वेशभूषा मुख्यतः राजस्थानी, पंजाबी और ग्रामीण कृषि संस्कृति का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है, मिक्सचर इन सबका। ठीक है, ओके। तो यहाँ कुछ प्रमुख मेले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि फरीदाबाद में होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ठीक है, जो कि हर साल फरवरी के महीने में होता है और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर थीम स्टेट और पार्टनर नेशंस होते हैं। इसका अभी जो हुआ था 2026 में वो 39th एडिशन हुआ था, यानी 39वां। और ये कहाँ पर होता है? सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में होता है, सूरजकुंड नाम की जगह पर ही होता है। ठीक है, और 31 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई थी, 15 फरवरी तक ये मेला चला था। इसकी जो थीम थी वो क्या थी इस बार? वो थी लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत के स्थानीय व स्वदेशी हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, और हमारे यहाँ मतलब हर जगह हर 20, 25, 30 किलोमीटर में कुछ ना कुछ चीज़, खाने पीने में भी, हमारे पानी तक में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर वैरायटी है हमारे पास। तो हमारे इसका पर्पज़ क्या है इस मेले का कि जो हस्तशिल्प, जो हाथों से कारीगरी करते हैं ना, उन लोगों को विदेशों में पहचान दिलाना, ताकि यहाँ की कारीगरी वहाँ तक पहुँचे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कारीगरी करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको एक नई पहचान मिले और ये भी पता चले दुनिया में कि हमारे यहाँ पर कितनी सारी कलाएँ हैं लोगों के पास। ठीक है, थीम स्टेट, जो थीम राज्य है वो इस साल क्या था 2026 का? वो था उत्तर प्रदेश और मेघालय। दो स्टेट्स को यहाँ पर चुना गया था इस बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं देश यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अपने समृद्ध इतिहास को, जरी जरदोजी को, कास्ट शिल्प को, और मेघालय अपनी पूर्वोत्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति व पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर नेशन की बात करूँ तो वो कौन है? आधिकारिक पार्टनर देश मिस्र था इस बार, इजिप्ट। इंग्लिश में लिखा जाए तो इजिप्ट, हिंदी में आए तो मिस्र। दोनों याद रखने हैं, कहीं भूल जाओ, एक ही देश का नाम है। ठीक है, जैसे इंडिया और भारत बोलते हैं ना, ऐसे इजिप्ट, मिस्र। जो मेला परिसर में अपनी प्राचीन कला, संस्कृति और शिल्प का, ये भी अपनी प्राचीन कला का, संस्कृति का और शिल्प का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, सांस्कृतिक भागीदारी जिसने दिखाई वो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थे इस बार। ठीक है, और एक ऐप है मेला साथी ऐप, जिसके थ्रू आप यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हो अपनी। ठीक है, पार्किंग सहायता ले सकते हो। तो ये इस साल खास तौर पर मेला साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ये इस तरह से कुछ आपको मिलता है। आप अपना, ये QR स्कैनर होता है, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टिकट का कुछ पैसा लगता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आप घूम सकते हो, वहाँ देख सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये 2026 का ही है। अब आता है शीतला माता मेला, जो कि गुड़गांव में है। ये है हमारा मेला चैत्र और आषाढ़ के महीने में लगता है। ठीक है, और ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी माता कृपी उसको समर्पित है। ठीक है, इसलिए इसको शीतला माता कहा जाता है। ये चेचक की बीमारी की देवी इसको माना जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कपाल मोचन मेला, जो कि यमुनानगर में लगता है। बिलासपुर, जो कि यमुनानगर में है, वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला यह मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी भी ठहरे थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ठीक है,
सूर्य ग्रहण स्नान मेला ये कुरुक्षेत्र में है। सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और सन्नोहित सरोवर में लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान मतलब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब यहाँ पर इस में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने जाते हैं लोग, ठीक है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ओके, नेक्स्ट है लोक नृत्य और थिएटर सांग व स्वांग के बारे में। यहाँ पर अगर फोक थिएटर जिसको हम बोलते हैं लोक नाट्य, ठीक है, ये खुले मंच पर लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। और जो सांग परंपरा है इसके स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 3 लोगों का नाम आता है, एक तो किशन लाल भट्ट का, एक दीपचंद बैमन का और एक पंडित लक्ष्मी चंद का यहाँ पर नाम अवश्य आता है। किशन लाल भट्ट जो है इनको हरियाणा में सांग परंपरा का जन्मदाता यानी कि जनक कहा जाता है। अभी ऊपर पढ़ा हमने, ये मेरठ से आए थे, वहाँ के निवासी थे और हरियाणा में आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने सांग परंपरा को चालू किया था। दीपचंद मेहमन जो कि हरियाणा का शेक्सपियर इनको कहा जाता है, यानी कि कालिदास इनको कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सांग के माध्यम से युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पंडित लक्ष्मीचंद। इनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है और सूफी संगीत का तानसेन इनको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने हैं आपको, ठीक है। इनका जन्म सोनीपत के जाटी कला में हुआ था। इनके गुरु मान सिंह थे और लक्ष्मीचंद पर मस्तिष्क अनुसंधान भी हुआ था क्योंकि वे अनपढ़ होने के बाद भी वेदों पुराणों के ज्ञाता थे। बहुत भाई दिमाग वाले इंसान थे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पंडित लक्ष्मीचंद। इन पर हरियाणवी एक वेब सीरीज भी बनी थी ना, दादा लक्ष्मीचंद करके, ऐसा कुछ। ओके, प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। धमाल नृत्य देखते हैं। धमाल नृत्य में क्या होता है, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है जो कि महाभारत काल के समय से चलता आ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, जब फसल पक जाती है ना, तब उसकी खुशी में ये लोग धमाल नृत्य करते हैं। लूर नृत्य ये मुख्य रूप से बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य की विशेषता क्या है कि इसमें प्रश्न उत्तर की शैली होती है, ठीक है। यहाँ पर जब वो गीत वगैरह गाती है ना, तो उसमें प्रश्न और उत्तर चलता रहता है एक तरह से, ठीक है। फिर आता है खोड़िया नृत्य, जो कि लड़के की शादी में जब बारात चली जाती है तब पीछे से महिलाएं रात को यहाँ पर हास्य व्यंग्य प्रधान नृत्य ये सब करती हैं। तो आपको पता ही होगा खोड़िया नृत्य का। नेक्स्ट आते हैं आभूषण और पहनावा। पुरुषों का पहनावा देखें तो पुरुषों का पहनावा होता है खंडवा, जो कि सर पे पहनते हैं। पारंपरिक पगड़ी है ये एक तरह से, जिसे राज्य में इज्जत, मान, सम्मान और शान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कमरी जो कि पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, और ये आधी आस्तीन का कुर्ता या जैकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और महिलाओं का क्या होता है, दामन। दामन इसको हम, ये 52 गज का होता है ना, 52 गज का दामन पैर, हाँ पता है आप लोगों को। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक 52 गज का घेरदार घाघरा होता है, जो आमतौर पर गहरे लाल या काले सूती कपड़े से बनता है। चांद तारा घाघरा, इसमें क्या होता है, खद्दर के कपड़े पर चांद तारे की छपाई वाला ये घाघरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पारंपरिक आभूषण देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, क्वेश्चंस देख लेते हैं। आभूषण का नाम, शीशफूल, बोरला, टिक्का, ये तीनों चीज जो हैं सर पे पहनते हैं, ठीक है, माथे पे, सर पे इसको पहनते हैं। पुरली, कोका, बेसर, ये हम नाक में पहनते हैं, ये फीमेल का है, ठीक है, ये नाक में पहनती है। बुजली, झुमका, डंडे, ये कान में पहनते हैं। हंसली, कंठला, छालरा और चंदनहार, ये गले में पहना जाता है। तगड़ी जो कि कमर में पहनी जाती है और वो चांदी की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पहुंची, पहुंची, पूंची जो बोलते हैं ना देसी भाषा में, पूंची, पूंची, कांगनी, गजरा, ये पहनते हैं हाथ में, कलाई में, ठीक है। और नेवरी, कड़े और रमझोल, ये पैर में टखने के पास। तेरी रमझोल बोलने की, है ना, है गाना है ना ये यार, ये हरियाणा जी के पढ़ते हुए गाने याद आने लग जाते हैं तो भाई साहब। एग्जाम स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। सांग विद्या की शुरुआत हमेशा गुरु वंदना और देवी भवानी की स्तुति से होती है, ठीक है। और सांग में कोई पर्दा नहीं होता, चारों तरफ से क्या होता है, खुला होता है। नेवरी अभी बताया मैंने। आभूषण जो है, ये फोटो देखना यहाँ पर नीचे, यहाँ पर अक्सर क्या गलतियाँ होती है, समझते हैं कि हाथ का है ये, बट ये पैर में पहनने का होता है, ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तेरी रमझोल बोलेगी। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा का मंजीरा नृत्य, जो कि मेवात क्षेत्र के बड़े बड़े नगाड़ों, डफ और मंजीरों के साथ स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो पीछे आपको दिख रहे हैं, ये देखो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज हो रहा है और ये लोग ऐसे डांस करते हैं, सब मिलके करते हैं, आदमी और पुरुष सब मिलके करते हैं इसमें, ठीक है।
पुरुषों का सोने का आभूषण जिसको मुर्की कहते हैं वो कानों में पहना जाता है और सोने या चांदी से बना एक छोटा गोल छल्ला ईयरिंग होता है। मतलब ये बताया गया है कि जो मुर्की है वो कैसा होता है। फोटो भी है हमारे पास, ये देखो, ये होती है मुर्की, ठीक है, जिसे कान में पहना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पारंपरिक रूप से पुरुषों और बुजुर्गों द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में आप अब भी देखोगे लोग मिलेंगे जो कानों में पहनते हैं। हमारे यहाँ पर बंद ही कर दिया है, मतलब नहीं पहनते हैं अपने हाथों, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य सबसे पुराना है जो महाभारत काल से चला आ रहा है? वो है हमारा धमाल नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है जिसके नाम पर हरियाणा सरकार साहित्य पुरस्कार भी देती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हैं हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का प्रसिद्ध आभूषण क्या था? पंजे पैर में पहनते हैं, हंसली गले में पहनते हैं, ये हमारा तगड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? ये हमारा गुड़गांव में होता है और ये जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनकी पत्नी, उनके लिए बनाया गया था और ये चेचक की माता इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सांग परंपरा की शुरुआत करने वाला कृष्ण लाल भट्ट मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? वो मेरठ के निवासी थे, ठीक है। संभावित प्रश्न देख लेते हैं, सांग के किस प्रसिद्ध कलाकार को हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर दोनों कहा जाता है? दीपचंद बहमन, पता नहीं हिंदी निकल क्यों नहीं रही अच्छे से मुंह से, दीपचंद बहमन, ठीक है। सोनीपत के रहने वाले दीपचंद बहमन ने सांग विद्या को नया रंग दिया जिसके कारण उन्हें इन बड़ी उपलब्धियों से नवाजा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा होली के त्योहार पर प्रश्न उत्तर सवाल जवाब की शैली में किया जाता है? लूर नृत्य है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बिलासपुर यमुनानगर में लगने वाले प्रसिद्ध कपाल मोचन मेले का आयोजन किस हिंदू महीने की तिथि को होता है? ये होता है हमारा कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ये यानी कि पूर्णमासी को, ठीक है, जहां देश विदेश से हिंदू सिख श्रद्धालु आते हैं, ओके। महिलाओं द्वारा पैर के टखने के पास पहने जाना वाला प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण नेवरी किस धातु से बना होता है? ये चांदी से बना होता है, ठीक है। बहुत ही ठोस और बहुत ही सुंदर चांदी का काम इस पर होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में मेहमानों या बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप पहनाई जाने वाली पारंपरिक पगड़ी को क्या कहा जाता है? उसको खंडवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा की राज्य व्यवस्था और प्रशासन, यानी कि हरियाणा की पॉलिटी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, अभी हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, ठीक है। इसका गठन हुआ था। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अभी भी चंडीगढ़, दोनों का कॉमन है और दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। इसी के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य शुरू होते हैं। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत 90 विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया था। शुरुआत में 54 थी, फिर 1967 में 81 कर दी गई थी, फिर हमारे 1977 में 90 कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक 90 ही हैं, ठीक है। फरवरी 2024 में झज्जर को 5वां पुलिस कमिश्नरी घोषित किया गया था और जुलाई 2025 में जो हमारे असीम कुमार घोष हैं उनको हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि अभी वर्तमान में है। इससे पहले कौन से थे? भंडारू, ठीक है, हम भंडारू जी थे हमारे यहाँ पर, ओके। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो अच्छा, मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके कि मैंने जहाँ से पढ़ा है वो डेटा क्या है और मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे मंडल हैं, प्रशासनिक मंडल हैं, उनकी बात करें तो टोटल हमारे 6 होते हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, करनाल, ठीक है। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज के टाइम पे 22 जिले हैं, ठीक है। 22वां जो जिला बना था वो चरखी दादरी था, लेकिन अब 23वां जिला जो कि हांसी है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट के किसी भी वेबसाइट पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि 23वां जिला हांसी बन चुका है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल डेटा है मैंने वहाँ से ये डेटा निकाल के यहाँ पर डाला है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऐसा नहीं लिखा है कि अभी 23वां हांसी जिला बन गया है, बट ये इसको अनाउंसमेंट हो चुकी है, बन जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर हांसी जिला बन जाएगा तो फिर हमारा कैसा हरियाणा दिखेगा। हमने स्टार्टिंग में हरियाणा का पूरा वो किया था ना, अभी देखो कैसा दिखेगा। अरे ये तो ब्लर हो गया, ये देखो यहाँ पर हांसी आएगा, हिसार से टूट के ये हमारा यहाँ पर ये पूरा हिसार था, इससे टूट के यहाँ हांसी आएगा, ठीक है, ओके ओके। दिसंबर 2025 में हरियाणा सरकार द्वारा इसे पूर्ण राजस्व जिला यानी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, ठीक है। और 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषणा की गई थी,
अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन इसका राज्यपाल द्वारा दिया गया था 22 दिसंबर 2025 को कि यह अस्तित्व में आया है। ठीक है, मूल जिला जो है ये हिसार था, जिससे ये अलग होके बना है। इसके अगर हम उपमंडल की बात करें तो हिसार के 2 उपमंडल बनेंगे, एक तो हांसी और एक नारनौंद। एक नारनौल है जो कि महेंद्रगढ़ में है, एक ये नारनौंद है। नारनौंद यानी कि ये हमारा कहाँ है, अब हांसी में है। ठीक है, तहसील की बात करें तो तहसील इसके अंदर अंतर्गत आती हैं, 3 तहसीलें आती हैं, हांसी, नारनौंद और बास आते हैं। ठीक है, इसको पुलिस जिला पहले बनाया गया था। अब इसको पूर्ण राजस्व जिला बनाने से पहले प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के सुधार के लिए हांसी को 2016-17 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पुलिस जिला, और ये पहला पुलिस जिला बनाया गया था। अब इसको पूर्ण राजस्व जिला बनाने की बात कही गई है। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पहचान की बात करें, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया तो, हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। ओके, हांसी का प्राचीन नाम जो है असीगढ़ है। असीगढ़ यानी कि असी। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध असीगढ़ का किला है, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऐतिहासिक बरसी गेट स्थित है। क्या है, बरसी गेट स्थित है। यहाँ पर राखी घड़ी स्थल भी आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। वो सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखी घड़ी, जो कि भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से हांसी जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपमंडल की बात करें, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं तो तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा, वहाँ पर 72 है, और जो तहसील है वो 93 है। लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे 80 बताए गए हैं और 94 बताए गए हैं। तो ये मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार इसका थोड़ा सा, अगर किसी ने रिसर्च कर रखा है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुलिस कमिश्नरेट। कानून व्यवस्था के लिए हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरेट हैं। एक तो हमारा गुड़गांव में है, दूसरा हमारा फरीदाबाद में है, तीसरा पंचकुला में है, चौथा सोनीपत में और 5वां झज्जर में है। झज्जर जो है वो 5वां पुलिस कमिश्नरेट है, जो कि सबसे नया है। ठीक है, ओके, पुलिस रेंज की बात करें तो 5 पुलिस रेंज हैं, अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज है हमारी रेवाड़ी में। इसके अलावा हांसी और मानेसर केवल पुलिस जिले हैं। ये पहले वाला डाटा के अकॉर्डिंग कि जो हांसी है वो पहले ही था सिर्फ पुलिस जिला, अब तो उसको राजस्व डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी बनाने की बात हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर सीट देख लेते हैं। हमारी विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 जो सीटें हैं आरक्षित हैं, किन के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं। और हमारा यहाँ पर लोकसभा की देखें तो हम 10 सीटें हैं, और 2 सीटें किसके लिए हैं, अंबाला और सिरसा के लिए हैं। ठीक है, ये आरक्षित हैं, अंबाला और सिरसा के लिए आरक्षित सीट है। और राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं, यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ दोनों सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, ये दोनों सीटें जो हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर एसटी के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ एसटी नहीं है, जनजाति नहीं है अपने यहाँ। ठीक है, ओके, प्रथम व्यक्ति और उनकी वर्तमान नियुक्तियां देख लेते हैं। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि मनोनीत थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो कौन थे, वो राव बीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, इन्होंने हरियाणा की पहली क्षेत्रीय विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी इन्होंने बनाई थी, जो कि हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आते हैं, ये देख लीजिए हमारे राव बीरेंद्र सिंह जी, ये फोटो है इनकी, ये हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्रथम राज्यपाल, जो कि हैं धर्मवीरा। धर्मवीरा हैं, इनका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो महिला थी। और ये सिर्फ हरियाणा की ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की पहली महिला जो थी विधानसभा की अध्यक्ष रही हैं, जो कि शन्नो देवी हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात हो गई। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष जो है राव बीरेंद्र सिंह ही थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, सिर्फ 16 दिन के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2026 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है भाई। अब सबको पता है मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है, जो कि लाडवा विधानसभा सीट से विधायक है। और अभी जो राज्यपाल है वो कौन है, असीम कुमार घोष हैं, जो कि 19वें राज्यपाल हैं, जिनकी नियुक्ति 2025 जुलाई में हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो हैं हमारे कौन थे, बंडारू थे, दत्तात्रेय, जो कि 18वें थे। ठीक है, ये हमारे पहले, इससे पहले 18वें कौन थे, ये थे। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके प्रमुख प्रवेश द्वार का डिजाइन फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजियर ने तैयार किया था, और ये गेट फ्रांस सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है,
हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है चौधरी भजन लाल के नाम है। कुल अवधि के अनुसार अगर देखा जाए तो चौधरी भजन लाल है, उन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का काम किया। लगातार सबसे लंबे कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। कार्यकाल सबसे लंबा लगातार। और जो ऊपर बात हुई है भजन लाल की, तो वो कुल अवधि की मतलब वो जितनी बार बने, ठीक है, और लगातार मतलब कंटिन्यूअस की एक बार बन गए, फिर उसकी अगली बार भी बन गई, उससे अगली बार भी बन गई, तो उसके अकॉर्डिंग मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये रहे हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल, जो कि 41 वर्ष के थे, और जिन्होंने हरियाणा का लौह पुरुष उनको कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता उनको कहा जाता है। कहाँ के थे ये? भिवानी के थे। पंचकुला जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सभी विधानसभा सीटें यानी कि सामान्य श्रेणी की हैं, कोई आरक्षित सीट यहाँ पर नहीं है। कालका और पंचकुला ये 2 सीटें हैं इनकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? छन्नो देवी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 मंडल हैं। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं? तो 17 सीटें हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा। हरियाणा की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य? 5 सदस्य चुने जाते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे कौन थे? धर्मवीरा। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असीम घोष कुमार, हमें पता ही है। गठित किया गया 5वां पुलिस कमिश्नरेट कौन सा है? झज्जर है। कौन सी 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए? अंबाला और सिरसा हैं। किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी? लाडवा कुरुक्षेत्र के हैं, ठीक है। ओके, अभी प्रशासनिक सुधारों के बाद वर्तमान में हरियाणा के कुल कितनी सिविल सब डिवीजन है यानी उपमंडल कितने हैं अभी? ठीक है, तो 80 हैं, ऐसा आप मुझे कन्फर्म करके बताओ, ठीक है, 80 हो गए हैं क्या? ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का कंटेंट करेंगे, और तब तक आप ये पढ़ लो, ठीक है, और इसके बाद सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा आपको, आज शाम को मतलब आज रात को ही मिल जाएगा या फिर कल सुबह जल्दी डाल दूंगी। तब तक आप ये कर लो जितना करवाया है, और आपको सेशन कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।